हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही वैल्यूएबल सब्जेक्ट मैं आज के इस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाने वाला हूं। इस सब्जेक्ट का नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज, या जिसको आप ईवीएस बोलते हैं। सुनने में तो बेहद आसान है क्योंकि आप लोग अपने चारों तरफ के ही इस पूरे सराउंडिंग एरिया को ही पढ़ने वाले हैं। सुनने में आसान नहीं है, एक्चुअली पढ़ने में भी बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एक सब्जेक्ट है। काफी अच्छा इसमें कंटेंट है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ही अपना ध्यान दे लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ना केवल एक किसी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, बल्कि आपको बहुत सारे एग्जाम में जो है ना इस पर्टिकुलर लेक्चर से, या यूं कहिएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज से आपको हेल्प मिलने वाली है। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है ये, लेकिन जितना है ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है आपके लिए। तो आइए बिना किसी वक्त के, बिना किसी देरी किए हम लोग हमारे आज के इस बहुत ही अद्भुत से सेशन की शुरुआत कर देते हैं। बड़े ही मुस्कुराहट से पढ़िएगा। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आपको मैं जो पढ़ाऊंगा उसका आपको पीडीएफ फाइल इजीली मिल जाएगा, तो उसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो आप लोगों को केवल समझने की चिंता करनी है। वैसे तो आप खुद से नोट्स बनाएंगे, उससे अच्छा तो हो ही क्या सकता है। अदरवाइज आप नोट्स बनाने में वक्त बचाना चाहते हैं तो आप केवल पढ़ लीजिएगा और ये नोट्स से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम जो है ना इतने में चल जाएगा। ठीक है, सो चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस अद्भुत से सेशन की शुरुआत करें। पूरा सेशन आपको मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हम लोग जो है ना इसके अंदर एक्चुअली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब थोड़ा सा एक बार हमारे आगे सिलेबस टाइप से जो है ना वो आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाता है कि सर ठीक है, दायरा इतना था, यहां से यहां तक की चीजें हमें कवर करनी थी मोटे तौर पे, इंक्लूडिंग छोटी छोटी चीजें तो देखो आती ही रहती है, चलती ही रहती है। आप और हम बच्चा शुरुआत जो करने वाले हैं ना इस सेशन की, वो यहां से करेंगे। और वो शुरुआत आपकी होगी कहां से? एनवायरनमेंट से ही होगी, यानी कि पर्यावरण से ही होगी। सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे, फिर हमारी दूसरी बात आएगी इसके अंदर इकोसिस्टम, यानी कि आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है ना इसके बारे में। तीसरी बात हमारी आएगी इकोलॉजी के बारे में, यानी कि इसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं आपकी, बेहद आसान ये भी बन जाएगा हमारे लिए। फिर एक टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर का, यानी कि आपके ये चारों तरफ का जो वायुमंडल फैला हुआ है ना इसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे पॉल्यूशंस की, जो कि आज का एक वर्तमान टाइम का एक बहुत ही अहम, या यूं कहिएगा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा रोल है, जो हमारे हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि इस पे ऐसे लिखने को आ सकता है, इस पे बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बातें चल ही रही है, प्रदूषण हर रोज बढ़ ही रहा है किसी न किसी प्रकार का। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में, ये भी खूब चर्चा का एक विषय है और इसमें करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा इंक्लूड होते हैं अपने आप में। क्योंकि अभी रिसेंटली एक ओईसीएम साइट ऐड हुई है, हमारी भारत की पहली ओईसीएम साइट ऐड हुई है, और वो हरियाणा एक राज्य है, हरियाणा राज्य का गुरुग्राम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां की एक अरावली बायोडाइवर्सिटी साइट है, उसको सबसे पहली भारत की जो है ओईसीएम या बायोडाइवर्सिटी साइट का दर्जा दिया है। एक यूं समझ लीजिएगा मोटे तौर पे, एक पुराने जमाने का जो एक नेचुरल जंगल होता था ना, उस प्रकार का ट्रेडिशनल जंगल जो है ना वो एक ही है भारत में। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी है यहाँ पे। ये टॉपिक भी करंट अफेयर्स को काफी हद तक टच भी करने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर के बारे में बात करनी है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कंसेप्ट्स जो है ना वो आपको यहाँ पे ही आने के वाले हैं। और टेम्परेचर की वजह से वैसे भी आप लोग देख पा रहे होंगे 2022 की गर्मियां कितनी जल्दी आई है, बल्कि मैं यूं कहूंगा सर्दियां तो आई ही कहां पे थी। सर्दियों ने तो बस यूं कहिएगा ऐसे थोड़ा सा देखा था, उसके बाद में बाय वो तो गुड नाइट मोड में ही रही थी, और गर्मी तो पहले ही तैयार थी, कहते मैं तो तैयार हूं भाई साहब आने के लिए। और इस बार तो जचा के आग लगा ही रखी है अपने आप में, है ना। नेशनल पार्क्स अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक एक आपका स्टैटिक पॉइंट्स कहिएगा, आप लोग स्टैटिक जीके टाइप का पॉइंट कहिएगा, लेकिन हाँ है बहुत वैल्यूएबल है। इसमें आपको ज्यादातर चीजें याद करनी है कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पे, ये वाला कहाँ पे है। हाँ, फिर कहूंगा अगेन ये करंट अफेयर्स है, मेरे से पढ़ने का बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं कुछ कोशिश करूंगा कि अपडेटेड चीजें आपको बता पाऊं। लाइक जैसे रिसेंटली असम राज्य के अंदर 7 नेशनल पार्क हो चले हैं, औरंग नेशनल पार्क का कुछ क्राइटेरिया एरिया वगैरह भी बढ़ा था, तो उनसे रिलेटेड चीजें जो है ना हम लोग यहाँ करेंगे। छत्तीसगढ़ के कुछ आपकी सेंचुरीज है, उनको मर्ज करने की बात हुई थी, घासीदास वाली आपने जो पढ़ी होगी, तो चीजें आप लोग यहाँ से लिंक करेंगे। ठीक है,
एक एनवायरमेंटल मूवमेंट हुई थी जिसमें बहुत फेमस था, एक चिपको आंदोलन था, शायद आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये चिपको आंदोलन था, एपिको आंदोलन थे। तो ये आंदोलन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे स्टेट सिविल एग्जाम में या किसी सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत ही वैल्यूएबल रोल अदा करते हैं। यूनाइटेड नेशंस, वैसे तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी हद तक इसका लेंथ है, लेकिन जो हमारे सिविल सर्विस एग्जाम है ना वो बड़े ही वैल्यूएबल फैक्ट पूछते हैं यहाँ से, जो आपको डायरेक्ट तो शायद काम आए ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट जो है ना वो जरूर काम आ सकते हैं। सो प्लीज आप लोग जो है ना इस वाले फैक्ट्स को भी याद कर लीजिएगा। एक आपका जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो बनेगा एनवायरमेंटल ऑरिजिन्स का। ये आपका पूरा एनवायरमेंटल ऑरिजिन्स जो है ना वो कहां से देखा गया है। सो आप लोग और हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, एज यूजुअल मैंने अभी कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी प्रेजेंट को अगर देखें तो हम लोग वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में यहाँ पे फैक्ट भी बहुत ज्यादा है, इवन करंट अफेयर्स तो है ही है आपके। फ्यूल के बारे में हम बात करेंगे। फ्यूल आपका हालांकि एक साइंस का भी टॉपिक आता है, केमिस्ट्री में भी कभी आपने पढ़ा हो, यहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज में भी बेस्ट फ्यूल के बारे में अगेन यहाँ पे भी एक करंट अफेयर्स मिलेगा। रिसेंटली आपको याद होगा नितिन गडकरी जी सांसद में जो आपके आए थे, तो एक गाड़ी में आए थे जो हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल वाली कार थी। जापान की कंपनी है जिसका नाम है टोयोटा। सुना ही होगा, फॉर्च्यूनर और आपकी इनोवा जैसी गाड़ियां बनाई रही है। सो जो टोयोटा कंपनी की जो कार है, उन्होंने टोयोटा ने एक मेराई नाम की कार बनाई जो एक हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। एक्चुअली हाइड्रोजन, उसमें गैस डाली जाएगी, वो बैटरी चार्ज करेगी और वहां इस तरीके से जो है ना उसका कन्वर्जन करके एनर्जी का यूज लिया जाएगा। सो एक ऐसा पॉइंट आज के टाइम में बहुत वैल्यूएबल है। फ्यूल में हम इलेक्ट्रिक फ्यूल या यूं कहिएगा कुछ ऐसी ऐसी गैसेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो करंट अफेयर्स टच करना है आपको, नो डाउट आपको स्टैटिक पढ़ना है, लेकिन थोड़ा इन चीजों पे फोकस रखना है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम जो होते हैं ना वो आपका एट प्रेजेंट देखने की कोशिश करते हैं। आप अभी हालिया कहां पे सिचुएशंस में क्या चल रहे हैं, वो आपसे वो वाला ज्ञान लेना चाहते हैं कि बच्चा कितना एक्टिव है एक्चुअली, ठीक है। आपसे रेवोल्यूशन के बारे में, बहुत सारे रेवोल्यूशन, वो 1857 की क्रांति वाली बातें नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे बात करूंगा जैसे नीली क्रांति है, पीली क्रांति है, सफेद क्रांति है, जो आपकी हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, बहुत वैल्यूएबल थी और वो आपके हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर बहुत ही फेमस हुई थी। कहां से क्या कुछ था, आज उसका इफेक्ट कहां पे है, तो चीजें आएंगी आपकी। केमिकल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे, रिसेंट कहां पे अर्थक्वेक थे, अर्थक्वेक का जो सिस्मो आप जो रिक्टर स्केल है उसके बारे में, सिस्मोग्राफ मीटर के बारे में, रिवर्स के बारे में जो बेसिक आइडियाज है, वैसे तो आप ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, लेकिन जो जितना बेसिक आइडियाज हम यहाँ पे ले पाएंगे या जो करंट अफेयर्स के बारे में बातें आएंगे वो भी, और के अलावा कुछ हॉटस्पॉट्स एरिया होंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हमारे मिसलेनियस टॉपिक होंगे, वो उनको हम कवर करेंगे। सो एक्चुअली हम लोग इस तरीके से हमारा जो है ना ये एक एनवायरमेंटल स्टडी, जो पर्यावरणीय अध्ययन है ना, ये स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा डेटा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली और बहुत ही वैल्यूएबल बात यहां पे है कि एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो है ना वो होता क्या है। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात है कि ये एनवायरमेंट है ना एक वर्ड से निकल के आया है, ये शब्द आपका है एनवायरन, ठीक है ना। एक्चुअली इसका मतलब होता है जो हमारे चारों ओर होता है, टू सराउंड अस। आप एक छोटा सा एक ये डमी सा फोटो देखिएगा, इतना ड्राइंग तो अच्छा नहीं है लेकिन आप इसे देख के महसूस करिएगा। ये मान लीजिएगा कि कौन है, ये आप हैं, ठीक है ना, ये आप हैं या ये मैं भी हो सकता हूं, आप और मैं में से कोई भी एक हो सकते हैं ये, ठीक है जी। मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। एक मुझे यहाँ पे कुछ पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है सर दिखाई दे रहे हैं। ये एक एनिमल दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये क्या मान के चले हम लोग, एक चूहा दिखाई दे रहा है, या पानी के अंदर तो है तो मगरमच्छ मान लेते हैं, मेंढक भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वो दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, मतलब ठीक है दिखाई दे रहा है। एक घर भी है, कुछ घास भी है, नदियां भी है, पौधे भी हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं आपकी ये। सो कहने का मतलब एनवायरमेंट आप उसी को ही कह रहे हो जहां आप हो फिलहाल। आप कहीं तो बैठे ये लेक्चर ले ही रहे होंगे, कुछ कहीं तो बैठे आप सुन ही रहे होंगे, कहीं तो बैठे मुझे भी समझ ही रहे होंगे आप। सो आपके चारों ओर बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी, वो सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं आपके आजू बाजू एक्चुअली वही एनवायरमेंट है और कुछ होता नहीं है। डेफिनेशन बहुत बेसिक है कुछ नहीं। अगर आप देखें तो एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। एनवायरमेंट वो सब कुछ होता है जो हमारे चारों ओर विद्यमान होता है।
है उसी को ही पर्यावरण कहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बाइलिंगुअल डेटा दे पाऊं, बट थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज आप समझने का कोशिश करिएगा। ये एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बस आपको केवल समझना है, ज्यादा से ज्यादा कम। ये एक्चुअली पीडीएफ इसलिए बना रखा है ताकि कम टाइम में आपको मैं ज्यादा कंटेंट दे पाऊं। इन्हीं चीजों को मैं लिख लिख के बताता तो थोड़ा टाइम लग सकता था, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी देने का कोशिश किया मैंने। तो आप निश्चित होकर कहानी के रूप में चीजों को सुनिएगा। सुन ऐसे ही रहे कि आपको इतना पता लग गया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारे आजू बाजू कुछ भी है, पेड़ लगा लीजिएगा या एनिमल लगा लीजिएगा, ठीक है ना, मगरमच्छ है, चूहा है, घर है, घास है, नदी है, पक्षी है, हवा है, कुछ हवा बह रही होगी, वटेवर चीजें यहाँ पे आजू बाजू हमारे आसपास है, सब चीजें क्या है यहाँ पे एनवायरनमेंट है। ठीक है सर, पता लग गया हमें। पर्यावरण, पर्यावरण क्या कहा सर ने? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, जीवित प्राणी कौन खड़े थे? मैंने कहा था ना, हम और आप खड़े हो, जीवित ही हैं भैया, ठीक है ना। चारों ओर जानने वाले लोग बहुत सारे हमारे आजू बाजू घूम रहे होंगे, हमारे पड़ोसी घूम रहे होंगे, हमारे दुश्मन घूम रहे होंगे, हमारे कुछ प्रेमी भी घूम रहे होंगे। सर कहाँ प्रेमी की बातें कर रहे हो आप? नहीं, चलो प्रेमी नहीं है मान लेते हैं, पर ठीक है, दुश्मन तो घूम रहे हैं। हाँ? कुछ जगह भी होगी हमारे पास, कुछ वस्तुएं भी रखी होगी हमारे पास में। चॉकलेट रखी है क्या पास में? अरे नहीं सर, तो क्या रखा? पानी पड़ा है, लठ भी पड़े हैं सर पास में। अरे चलो जो भी चीजें पड़ी पास तो है ना, पड़ी आपकी। अच्छा, प्रकृति है, इन सभी को क्या कहते हो? इन्हीं सभी को आप एनवायरनमेंट कहते हो। आपके आजू बाजू कुछ मर्जी पड़ा हो भैया, कुछ मर्जी मतलब कुछ मर्जी पड़ा हो, आग पड़ी हो, बम पड़ा हो, तूफान हो, कुछ भी हवा आ रही है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, आपके आजू बाजू दुश्मन जा रहे हैं, तलवारें चल रही है, भाले चल रहे हैं, आपके चारों तरफ गुलाब के फूल बरस रहे हैं, कुछ मर्जी बरस रहा हो भैया, वो सब कुछ क्या कहलाता है? वो सब कुछ आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। तो किसी जीवित प्राणी के चारों ओर का जो लोग है, स्थान है, वस्तु है, प्रकृति है, सभी को पर्यावरण कहते हो आप लोग। हम जीवधारी तथा वनस्पति के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कह सकते हो। और डेफिनेशन, टेक्निकली डेफिनेशन, जो आपके एग्जैक्ट एग्जाम की परिभाषा एनसीईआरटी से तो उठाई और कहां से ली है, ठीक है ना। तो जीवधारी यानी कि हमारे ये जो चारों तरफ व्यक्ति के चारों ओर मिल रहा है आवरण है, जो आपका चारों तरफ का एक कवरिंग बना हुआ है, दैट इज पर्यावरण है आपका, है ना। पर्यावरण, पर्यावरण एक्चुअली दो शब्दों से मिला हुआ है। एक वर्ड इसमें परि होता है, एक शब्द इसमें आवरण होता है। परि का मतलब होता है जो चारों ओर होता है, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ होता है। तो हमारे जो चारों ओर जिससे सब कुछ जो ढका हुआ है ना, दैट इज एनवायरमेंट, दैट इज योर पर्यावरण। बस बात इतनी सी है। बात पहले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना, समझ में आ गया ना? आ गया, बस बात ही तो खत्म। कुछ मुश्किल थोड़ी ना है, बहुत आसान है ये सब्जेक्ट ही, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले हमारी जो अर्थ है ना, इसके ऊपर जमीन पाई जाती है, जहां पे आप रह रहे हो, जिस पे हम खड़े हैं फिलहाल, धरती माता है हमारी। अच्छा, कुछ पानी भी पाया जाता है? हाँ जी बिल्कुल पाया जाता है। हवा है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिलहाल गर्म हवा चल रही होगी, कभी ठंडी हवा चल रही जाएगी, कभी ऐसा ही है, चेंज तो होता ही रहेगा। ठीक है सर जी। कुछ पेड़ पौधे हैं? है, बिल्कुल है सर जी। एक आधे चिटपुट तो बचे ही हैं। हाँ बिल्कुल बचे हुए हैं सर जी। ठीक है जी। अच्छा, जीव जंतु भी है क्या? हाँ जी, आजू बाजू कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं बहुत सारे। ठीक है सर जी, सही बात है। इन सभी का पूरों का ग्रुप है, उसी को पर्यावरण है। डेफिनेशन अगेन एंड अगेन आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मीनिंग चेंज हो रहा है, या हल्का हल्का टेक्निकल आपको चीजें दिख रही है, तो आप इनको संभाल पा रहे हैं कि हाँ हाँ कुछ कुछ ऐसा है कि मुझे समझ में आ रहा है। बेसिक से तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। मानता हूं मैं, आपको सब आता है ही, मानता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या है कि आप बारीकियां भूल जाते हैं। पेपर वही पूछता है कई बार, एज इट इज स्टेटमेंट आपके चक्कर में तो मतलब आपके ना काबू में नहीं आती, बस में नहीं आती। तो आपको स्टेटमेंट जिस दिन आपके चंगुल में फंसने आने लगी ना, उसी दिन तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को चंगुल में फंसाने के लिए ये थोड़ी भाषाएं हैं, थोड़ी टर्म्स है, जिनको आपको मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। अच्छा जी, देखो क्या है, आप थोड़ा और टेक्निकली देखते हैं। तो स्थल है हमारे आसपास, यानी कि जमीन है। वायु यानी कि एयर है। जल यानी कि वाटर है। प्रकाश यानी कि लाइट है। तापमान यानी कि टेम्परेचर है। पेड़ पौधे हैं यानी कि प्लांट है। मनुष्य यानी कि ह्यूमन है। जीव जंतु यानी कि एनिमल है। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यही सब कुछ हो सकता है हमारे आजू बाजू, और तो क्या ही होगा भैया, और तो कुछ है नहीं दिखने वाला। मोटे तौर पे यही है, या तो जमीन है, या हवा है, या पानी है, या प्रकाश आ रहा है, या तापमान आ रहा है।
ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सारी चीजें कैसी है? क्या आपकी ये सारी चीजें आपसे बातचीत करती है? क्या आपसे पानी बात करता है क्या? अरे हेलो भैया, कैसे हो, क्या हाल चाल, आज इतना उदास काहे हो, आज इतना मूड आपका इतना उदास क्यों है? क्या बोलता है क्या आपसे? ना जी, कभी नहीं बोला। अच्छा, कभी लाइट आई आपसे तो कहा क्या, कह रहे देखो मैं तेरे चेहरे पे उजाला कर दिया, आप थोड़ा चमक जाओ ना एक बार, ना कभी बोली नहीं। हवा ने कभी आपसे आके बात करी क्या? कान में आके सीटी बजाई क्या, अरे भैया क्या हाल चाल आपका? ना जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसा यार कभी हुआ नहीं, तो मैं इनको क्या कहूंगा, ये तो भैया मरे तुड़े पड़े होंगे। यानी कि ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक संगठन है, ये एक्चुअली आपके सारे फिजिकल कंपोनेंट्स है। कोई भी भाषा आपको एग्जाम में मिल सकती है, दैट इज अबायोटिक, दैट इज अजैविक, फिजिकल या भौतिक है। इनमें तो जीवन है नहीं। अच्छा, इधर वालों पे आओ, पेड़ पौधों पे। हाँ, इधर में तो जीवन दिख रहा है सर, पेड़ पौधों में तो कभी बात नहीं करी। तो बात नहीं करी, तुमसे तो नहीं करी, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ा है तुमसे ही सारी बातें की जाए। तुमसे बात करेंगे तो ही सजीव है क्या? उनकी अपनी गुफ्तगू चलती रहती है, 100 बातें होती है उनकी। पेड़ पौधा छोटा है, बड़ा 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 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर, हो तो रहा है, सही बक रहे आप। मनुष्य आपा तो कहाँ चुप होते हैं, बक 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 लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं तो बात हमारी अपनी चोंच हम लोग बढ़ाए रखेंगे। हाँ, तो बात तो सही है, बोलते तो बहुत है सर, हम बोलते भी बहुत है, हमें तो शिकायतें ही बहुत है सर जी, ऐसा नहीं हुआ, आज ऐसे हो गया, आज ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाना चाहिए था। तो ठीक है सर, हम तो सजीव है, पक्का है, जीव जंतुओं की बात करते हैं। भला आजकल ये भी तो कौन सा चुप हो रहे हैं, है ना? कुत्ते हैं तो रात को 11 बजे देख लो आप लोग आऊ लगे रहते हैं, या लड़ाई कर रहे हैं लगे रहते हैं। भैंस है तो तो उनकी अपनी राग, ठीक है जी, संजीव तो वो भी दिख रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई साहब वायरस ने तो वाट लगा रखी है पूरी, बात ही क्या कर सकते हो आप लोग, है ना? कोरोना नाम का कुछ आया था, दिखाई किसी को दिया नहीं था, लेकिन बस यूं समझो कि सपने में सबको दिखाई दे गया है ना? समझ रहे हो? सामने देख लो, सपने ना देखो, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो बहुत वैल्यूबल बात है भैया। ये वाले सारे क्या है? दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। इनमें जीव है तो ये बायोटिक है, इनको आप जैविक संगठन कह दोगे और तो क्या कहोगे। अब ये बातें क्यों बताई गुरुजी? तो इसलिए बताई, सुनो। एनवायरमेंट में पृथ्वी के भौतिक, अजैविक तथा जैविक संगठन को शामिल किया जाता है। एनवायरमेंट इज अ सम ऑफ ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ। एनवायरमेंट हम इसको तो कहते ही हैं कि जो हमारे आजू बाजू है, एनवायरमेंट हम उसको भी कहते हैं जिसके अंदर ये अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट अगर मिल जाए, सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट दोनों को मिला दोगे ना, तो ही जाके आपका क्या बनता है, तो ही जाके आपका एनवायरमेंट बन जाता है। समझ गए ना बात आप लोग? बेहद आसानी से समझ गए होंगे। सो अब आप ये नाम भी याद कर लोगे और ये चीजें तो आप लोगों को याद हो ही जाएगी। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है हमारे इस एनवायरमेंट के लिए, थोड़ा और आगे जाए हम लोग तो क्या है, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड इज नॉन एज एनवायरमेंट। ठीक है, डेफिनेशन तो पता लग गई, सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर उपस्थित है उसी को ही हम एनवायरमेंट कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे है, प्लांट है हमारा, हम ही खुद ही लगा लीजिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह, मिट्टी वगैरह सब बता दिया था, गर्मी सर्दी टेम्परेचर सब चीजें आ गई है हमारी। हाँ, मैंने अभी कहा था ना कि जो निर्जीव यानी कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना कि बायोटिक और अबायोटिक है, इन दोनों को अगर मिलाओगे तो ही तो आपका क्या बनेगा, तो ही आपका एनवायरमेंट बनेगा। निर्जीव में मैंने कहा था आपको जल आएगा, भूमि आएगा, वायु आएगा, या आपका जो है ना पर्वत आएगा, गर्मी आएगा, टेम्परेचर आएगा, यही तो आएगा। संजीव में क्या आएगा? हम खुद आएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे सारे के सारे। इन्हीं को तो मैंने अबायोटिक कहा था, उसी को बायोटिक कहा था। दोनों को मिला के मैंने कह ही दिया क्या पर्यावरण है। एनवायरमेंट इज द सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है सर, ये तो पता लग गया, हमें समझ में आ गया। थोड़ा और आगे लेके जाओ हमें। हाँ जी, लेके जाता हूं। देखो, अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, या इनको आप फिजिकल कंपोनेंट कहते हो, या इनको आप नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हो, ये बातें आपको ना थोड़ी सी एक प्रकार से नहीं, आपको बातें 3-4 प्रकार से पता होनी चाहिए। एक प्रकार से तो आप वो बहुत स्मार्ट हो, आप जानते हो, एक नाम याद करने से बात नहीं बनेगी। अबायोटिक तो है, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट भी याद रखना है, इनको नॉन लिविंग कंपोनेंट के रूप में भी याद रखना है। मतलब आपको ये दोनों तीनों टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। अच्छा, भौतिक घटक के अंतर्गत मृदा आती है, मिट्टी आती है। ठीक है सर जी, भूमि वायु घटक आते हैं। इनमें देखो, भूमि मिट्टी लैंड जो है ना, इन सभी का आप एक नाम देने वाले हो, टेक्निकल नाम आप देने वाले हो बच्चा। उसको आप कहोगे क्या? लिथोस्फीयर कहोगे, यानी कि स्थल मंडल कहोगे।
कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे आप रह रहे हो, जिस पे आप बसे हुए हो, वो आपका लिथोस्फीयर होता है। भूमि, मिट्टी जो आपकी है, जिस पे आप रह रहे हो, जमीन, दैट इज योर लिथोस्फीयर, स्थल मंडल कहते हो उसे। सेकंड आता है आपका वायु, हवा जो बह रही है, इसको क्या कहोगे भाई? ये तो हम रोज ही बोलते हैं सर, वायुमंडल है हमारा, एटमॉस्फेयर है हमारा, जिसमें हम लोग ये लेयर वेयर भी पढ़ा करते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहियर मंडल, पढ़े करते हो ना? हाँ सर सही है बोला। अच्छा, पानी की बात करते हैं। पानी के लिए सर हमने ना ऐसा सुना, हाइड्रोफोबिया जिसको होता है वो पानी से डरता है, ऐसा हमने सुना है। हाँ तब सुना तो है, फोबिया डर होता है, हाइड्रो पानी होता है, तो भैया वही है जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। पानी के लिए आप वर्ड रूट भी याद ही करे बैठे हो, हाइड्रो वर्ड रूट याद करे बैठे हो, तो आप ये तीनों को मिला लिए हैं, ठीक है ना? तो आप अगर जहां रहते हो वो वर्ड आपका लिथोस्फीयर है। अच्छा, जो आपके चारों तरफ का आवरण है दैट इज योर एटमॉस्फेयर है, और जो आपका पानी वाला इलाका है ना डियर, उस वाले इलाके को आप लोग यहां पे पुकार रहे हो क्या? इसको आप लोग हाइड्रोस्फीयर का नाम से पुकार रहे हो। ठीक है सर, पता लग गया। अच्छा, बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये तो आपके अबायोटिक आ गए। ऐसे ऐसे बायोटिक के भी कोई नाम है क्या? हाँ है ना नाम। देखो बायोटिक कंपोनेंट में एक मैंने कहा था प्लांट यानी कि पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ पौधे जो है ना, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके, ये एक्चुअली आपका भोजन बनाने में मदद करते। भाई आप ना गेहूं लाए, कहां से लाए? किसी पौधे से तो लाए ना, पौधा ही तो है ना, और क्या है? आप आम लाए तोड़ के, आए हाय लाला चाहा लप लप, आम की तो बात ही करी, क्या करी, बड़ा मीठा होता है भाई। तो आम तोड़ के लाए, ठीक है भैया, पेड़ पौधा था, प्रोड्यूस ही तो किया है ना उसने। लीची तोड़ के लाए, खरबूजा तोड़ के लाए, ठीक है पेड़ पौधों में ही आ गया, तोड़ के लाए मतलब पेड़ पे चढ़ के नहीं लाए, खरबूजा तोड़ के, तरबूज लाए, पेठा। भगवान की कुदरत है यार, सोचने वाली बात है ना। अगर पेठे का पेड़ बनाता भगवान, है ना, सोच के देखो, तो पेठे की बेल बनाई, शुक्रगुजार है उसका, धन्य भाग उसके। पेठे का पेड़ बनाता, इतना बड़ा पेठा लगता है ना, और कोई नीचे से गिर जा रहा होता और ऊपर सर पे पड़ता धड़ाम आके, तो उस आदमी का तो क्या होता, कल्याण हो जाता भैया, है ना। भगवान की कुदरत है, देखो मतलब बनाने वाला उसकी कृपा है। तरबूज बनाया, बेल के लगाया, जमीन पे पड़ा, अगर पेड़ बना देता तो क्या हाल होता? हाल तो फिर जाने वाला गजब ही होता ना। सो कुदरत है, शुक्रगुजार करो कि गजब की चीजें बनाई उसने, सोच समझ कर दिमाग लगाया वाकई आदमी, भगवान ने तो भाई। एनिमल्स है, ये सारे कंज्यूमर्स है। आपा क्या करते हैं? आपा तो कंज्यूम ही करते हैं, और तो क्या करते हैं, है ना। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिकम्पोजर है। फिर अब ये क्या करेंगे? तो गलाएंगे, सड़ाएंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे का साइकिल ही तो बना रहे हैं, और तो क्या कर रहे हैं? एक ने बनाया, एक ने खाया, एक ने खत्म कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात होगी ये तो। हाँ सर, बात तो वही होगी। तो अब मेरे हिसाब से आपको बातें थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ गई है, समझ में तो ये आ गई है कि जिस जमीन पे रह रहे हो दैट इज लिथोस्फेयर, हवा है तो आपका एटमॉस्फेयर, पानी है तो आपका हाइड्रोस्फेयर है। और हमारी जब बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हो सर, तो पेड़ पौधे हैं ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, एनिमल है वो कंज्यूमर कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सर वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। सही है सर जी, पता लग गया। आगे चलो थोड़ा सा, अब थोड़ा थोड़ा ना इनके बारे में बात करते हैं। हालांकि इनका थोड़ा आगे और भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक बार डेफिनेशंस के रूप में बात कर लेते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। डेफिनेशंस की शुरू में बात करें, लिथोस्फेयर स्थल मंडल। अब मैंने क्या कहा था? पृथ्वी या भूमि की जो ऊपरी सतह है उसको स्थल मंडल कहलाती है। जहां पे आप रह रहे हो जो बिल्कुल ऊपर का लेयर है ना, उसको आप लोग स्थल मंडल कहते हो। ठीक है सर जी, पॉइंट पकड़ गए हम लोग। इसमें खनिज जो है ना बहुत होते हैं, इसमें मिनरल्स हैं, भरे हुई है मिनरल से आपकी। ये अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आप ये पढ़ते हो, क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। हमारे पृथ्वी का जो ऊपर का परत है, बिल्कुल ऊपर का लेयर, जो जहां पे आप खेती करते हैं, जहां पे आप इस तरीके से कुछ गड्ढा वड्ढा खोद लेते हैं, दैट इज योर लिथोस्फेयर है। हाँ सही है बात सर जी, ये देख लीजिएगा, आपकी पृथ्वी बनाई है, स्थल मंडल भी बना रखा है। हाँ सर ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है सर? फिर तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैस है, उसमें एटमॉस्फेयर है, सबको पता है। इसमें नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा है, 78.03 है, या कई जगह 78.08 भी लिखा होता है, पर मोटे तौर पे आप याद कितना करोगे? 78% याद करोगे। ऑक्सीजन 20.99%, कई जगह पे 20.93, कई जगह पे 20.94, 95, चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है, पर आप राउंड फिगर कितना करते हो? राउंड फिगर आप लोग 21% करते हो। ऑर्गन है वो 0.93%
परसेंटेज है या आप 1% के नियर इक्वल टू याद कर लेते हैं उसे। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 परसेंटेज है। कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा आंकड़ा 0.04 के अराउंड अभी का भी कहीं मिल जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने 0.03 दिया है इसे। सो कहने का मतलब ये जो लेयर्स है आपके एटमॉस्फेयर के, आगे जाके लेयर पढ़ेंगे डिटेल से, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये जो लेयर्स है, ये लेयर सारी जो आप पांचों पढ़ते हो क्या है, वो सारा आपका वायुमंडली तो है ना। तो जो धरती का ऊपरी परत है उसको आप लोग कहते हो लिथोस्फेयर, जो हवा वाली बात आती है उसको आप लोग क्या कहा करते हो, उसको एटमॉस्फेयर का नाम देते हो। और तीसरा बात आती है आपकी फिर जलमंडल की, जिसको आप हाइड्रोस्फेयर का नाम दिया करते हो। तो इसमें क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो पानी है पूरा का पूरा, चाहे वो पानी मीठा हो और चाहे वो पानी हो खारा हो भैया, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, उस सारे को ही आप लोग जलमंडल कहोगे, उस सारे को ही आप लोग क्या कहने वाले हो, उस सारे को ही आप हाइड्रोस्फीयर का नाम देने वाले हो। जो पानी होता है आपका ये दो प्रकार का है। एक पानी आपका वो होगा जो सॉल्टी वाटर होगा, एक पानी वो होगा जो आपका फ्रेश वाटर होगा। आप और हम कौन सा पानी पिएंगे बताइए? सर हम तो फ्रेश पानी पीना पसंद करेंगे। फ्रेश शब्द ही हमारे आगे जिंदगी में आता तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे फ्रेश फ्रूट हो, फ्रेश मिल्क हो, हर चीज फ्रेश ही मूड अच्छा लगता है बल्कि, है ना। तो ऐसे खारा जल जो है ना वो सॉल्टी वाटर आता है, सैलाइन वाटर भी कह देते हैं, और मीठा ताजा जल जो होता है ना उसको आप फ्रेश वाटर तो कह ही रहे हैं, ठीक है। तो खारा पानी कहाँ मिलेगा? समुद्र में। कभी गए हो समुद्र के किनारे तो वैसे पानी को चख लिया होगा, लगा होगा हाँ सर जी बहुत खारा निकल के आया है, तो है ना। और मीठा पानी भाई आप नदी से पानी पीजिएगा बस सुकून मिल जाएगा। तालाब से, खैर तालाब में पानी पीने लायक बचा नहीं है, लेकिन हाँ पिए तो ठीक है। अच्छा एक करंट अफेयर्स इसमें बताता हूं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ये कर रही है कि तालाब के पानी को साफ करने के लिए एक मछली है, इस मछली का नाम आपको मैं बता के चल रहा हूं यहाँ पे, क्या, गेम्बुशिया फिश, ठीक है ना, गेम्बुशिया फिश, ठीक है ना, गेम्बुशिया फिश, ठीक है ना। गेम्बुशिया फिश जो है ना, इस मछली को तालाबों में छोड़ा जा रहा है। इस मछली का काम क्या है, ये मच्छरों को खा लेती है, पानी को साफ करने की कोशिश करती है, तो गेम्बुशिया फिश है, याद कर लेना। झील है, हाँ झीलें मीठी होती है, जैसे मीठे पानी की झील, आपकी सारी तो नहीं है लेकिन मीठे पानी की झील जैसे वुल्लर झील है आपकी। भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील तो राजस्थान के जयपुर में है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि भारत की पहली रामसर साइट भी थी। पढ़ाऊंगा रामसर साइट काम की है आपके लिए भी, ठीक है। पृथ्वी पर बात करते हो तो पानी की मात्रा है कितनी? देखो ओवरऑल आपको पता है महासागरों में लगभग 71% पानी है, ठीक है ना। और बात करते हो आप स्थल की, बात करते हो जिस जमीन पे आप रह रहे हो, तो वो आपका कितना 29% है। सारा पानी पीने लायक है नहीं वो 71%। सोचोगे तो पानी तो बहुत है सर, फिर जल है तो कल, और ये पानी बचाने की क्यों बात कर रहे हो भैया? फ्रेश पानी बहुत ही कम है, तो कुछ झीलें खारे पानी की होती है। खैर मैंने ये तो बात अभी आपको शेयर करी ही है। चलो इतनी दूर तक मैंने पढ़ाया, तो कुछ आप क्वेश्चन बना लोगे इतनी देर में से? ऐसे ऐसे सवाल बना लोगे क्या? अरे सर जी सवाल बनाने में तो माहिर है। अच्छा माहिर हो तो बनाओ ना। एनवायरमेंट रेफर्स टू, एनवायरमेंट किसको रेफर करता है? द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। हाँ ये बात सही है, एनवायरमेंट उसी को तो रेफर करता है जो हमारे आजू बाजू सब कुछ है। द सम ऑफ टोटल कंडीशंस व्हिच सराउंड ह्यूमन बीइंग एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ ये ठीक है। द इंटरफेसिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विद आर इंटरलिंक्ड। हाँ सही है, सारी बातें ठीक है। इसी सवाल को हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी मीडियम में तो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, उसी को ही आप पर्यावरण कहते हैं, या उस संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, या भौतिक जैविक क्रियाएं जो सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियाकलाप व्यवस्था है, जो अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ये सारी ही बातें जो है ना हमारी वो ठीक आती है। कुछ ऐसा सवाल एक और बना लेते हैं आपके लिए, पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, यानी कि बायोटिक फैक्टर से। हाँ ये बात सही है। भू आकृतिक घटकों से, फिजिकल जो आपका जमीन वगैरह होती है, क्या ये? हाँ सही है। अजैव घटक, हाँ सर ने बताया ना। अबायोटिक भी सारे, ये सारे ही तो पॉइंट इसका सही रहेगा आंसर। बात समझ में आ रही है ना? कुछ ऐसे ऐसे सवाल ही आपके पेपर में आएंगे, और जिस दिन ऐसे ऐसे सवाल तुम्हें पेपर में आने लग गए, समझ में आने लग गए, तो समझ लो आपका बंटादार हो जाएगा, आपको चीजें जो है ना आसानी से आने लग जाएगी, ठीक है।
सही है सर जी, पता तो लगने लग गया मुझे अब यहाँ पे। तो ठीक है, अब देखो ये तो बात होगी। अब हमारा अगला इसमें जो फैक्टर स्टार्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, इस एनवायरनमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। हालांकि यहाँ थोड़े चेंजेस आ गए, ये पुराने आंकड़े जैसे भाग हमारे 22 से बढ़ के 25 के आसपास आ गए, आर्टिकल हमारे बढ़ गए हैं, नियर अबाउट 470 के अराउंड आ चुके हैं, अनुसूचियां तो चलो हमारी 12 है ही। तो हम इस संविधान के भागों में भी बात करेंगे कि हमारा ये एनवायरनमेंट कहां कहां पे आ रहा है, पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये बहुत जरूरी है। संविधान के कौन से भाग में लिखा हुआ है, ये भाग नंबर 3 में जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है, मौलिक अधिकार, वहां पे इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र मिलेगा। लेकिन वो सारी बातें आपको एक सेपरेट पार्ट में फिर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थोड़ा समझेंगे, क्लिप में समझेंगे, चीजें याद रह जाएंगी। लेंथी होके आपको जो है ना वो एक बोरियत महसूस नहीं करवाना चाहता। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद सुनील बिश्नोई। थैंक यू सो मच।